नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। भोपाल के 1984 में यूनियन कार्बाइड गैस हादसे के बाद यह मामला विवाद और बहस से भरा हुआ रहा। सरकार द्वारा यूनियन कार्बाइड के केमिकल कचरे को सफाई कर एक स्मारक बनाने के फैसले के बाद अब गैस हादसे पीड़ित संगठनों ने सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एक्शन की रचना डिंगरा ने कहा है कि सरकार का यह फैसला डाफ कार्बाइड को कवर करने का तरीका है। रचना ने कहा कि कारखाने में 337 मीट्रिक टन खतरनाक कचरे हटाने पर राज्य सरकार की इस नुमाइश पर विश्वास करना मुश्किल है। भोपाल में घट रहे दूसरे पर्यावरणीय हादसे के कारण जहरीले कचरे का यह एक छोटा सा अंश है, जो कि 0.2% से भी कम है। उन्होंने कहा कि यह हमारे जहरीले होते शहर की बदस्तूर वास्तविकता को छिपाने के लिए एक स्मोक स्क्रीन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। रचना डिंगरा ने कहा है कि भूजल में भारी मात्रा में 6% ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पाए गए हैं, जो कि 10 साल से ज़्यादा अपनी विषकता को बनाए रखता है। पहले मैं अपनी बात रखूंगी, उसके बाद चौहान जी जो कि MIC प्लांट ऑपरेटर थे फैक्ट्री में जब वो चलती थी, उनको बहुत सारा नॉलेज है, फर्स्ट हैंड नॉलेज है कि क्या क्या वहाँ पर कैसे कैसे कचरा डंप किया गया है, तो वो अपनी बात रखेंगे। पर दबाने के लिए यहाँ मंत्री जी का कहना है कि सिर्फ 350 मीट्रिक टन कचरा दबा है, जबकि इस देश की 17 सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय एजेंसीज ये बता चुकी हैं कि यहाँ पर 1.7 लाख टन से भी ज्यादा जहरीला कचरा दबा हुआ है। ये कचरा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर 21 अनलाइन पिट्स के अंदर है, और सबसे ज्यादा जो जिसकी वजह से आज भूजल प्रदूषण हो रहा है वो कचरा 32 एकड़ के सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड्स के अंदर जो यूनियन कार्बाइड ने 77 से 84 के बीच में डाला था। इस जहरीले कचरे की वजह से आज तक यूनियन कार्बाइड के आसपास की 42 बस्तियों का भूजल प्रदूषित हुआ है। इस भूजल में ऐसे रसायन पाए गए हैं जो मस्तिष्क, गुर्दा, यकृत, इन सबको हानि पहुंचाते हैं। यहाँ पर ऐसे रसायन पाए गए हैं जिन्हें बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। विश्व में 12 होते हैं, हमारे भोपाल के पानी में 6 वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पाए गए हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का मतलब है कि इनकी विषाक्तता, मतलब इनकी टॉक्सिसिटी 100 साल तक रहेगी। तो ये कह देना कि खाली 337 मीट्रिक टन हटाकर हम यहाँ पर एक कंक्रीट की बिल्डिंग डाल देंगे और बोल देंगे कि सब सफाई हो गई है, तो ये हमारे हिसाब से पूरी तरह से एक प्लांट कवर अप है। और दूसरा ये कोशिश है फिर से उसी कंपनी को बचाने के लिए जो भोपाल के अंदर कब्जेआम करके गई है, और उसके नए मालिक डाव केमिकल, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो जहरीले कचरे की सफाई करे। 337 मीट्रिक टन पूरे कचरे का 0.2% हिस्सा भी नहीं है। ये समझने की जरूरत है कि 337 मीट्रिक टन को साफ करके ना तो वो साइट साफ हो सकती है, ना प्रदूषण बंद हो सकता है, बल्कि अभी जो हो रहा है वो ये है कि रोज नए लोग इस जहर के गिरफ्त में आ रहे हैं, क्योंकि आज तक इस सोर्स को जहां से ये फैल रहा है उसको बंद करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यहाँ पर ऐसे लोग रह रहे हैं जो पिछले 7 से 20 सालों तक जिन्होंने ये जहरीला पानी पिया है। यहाँ की माओं के दूध के अंदर पाया गया है। इतनी गंभीर समस्या है ये। और आज हम देखते हैं कि फिर से एक नई चाल है जहाँ पर डाव केमिकल को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। ये जो स्मारक का जो पूरा मामला है हमारे समझ से बाहर की बात है, क्योंकि स्मारक में अगर कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, तो आज तक 88 करोड़ गैस पीड़ितों का पड़ा हुआ है और उसमें किसी एक गैस पीड़ित को रोजगार नहीं मिला है। यहाँ पर 5000 विधवाओं को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ कैंसर से जो जूझ रहे हैं
गैस पीड़ित उनका इलाज के लिए पैसे नहीं है, ये जांच के पैसे नहीं है कि कितना जहर कितनी दूर तक फैल गया है, पर एक बिल्डिंग बनाकर कंक्रीट की ये बोल देना कि सफाई हो गई है और 100 करोड़ उस पर लगा देना, जब आपके गैस पीड़ित इलाज, पुनर्वास और रोजगार के अभाव में रोज मर रहे हो या भटक रहे हो। ये पूरी तरह से एक कवर अप है डाउ केमिकल के अपराधों को बचाने के लिए, अपने अपराधों से बचाने के लिए। आज चौहान साहब आए हैं यही सब बताने के लिए कि हम तो बहुत सालों से बोलते आए हैं कि क्या क्या है यहाँ पर आप उनसे सुनिए जो वहाँ पर काम करते थे, क्या होता था वहाँ, किस तरह से शहर फैला है और आज हमें सबसे पहले क्या करने की जरूरत है। सभी प्लांटों में मैंने काम किया है। ये जो कचरे की बात हो रही है, गैस की बात हो रही है, तो 6 टन कचरा मैंने सन 77 में वहाँ मेरे द्वारा दम किया गया था। मुझे आदेश दिए थे कि ये ड्रम में कुछ केमिकल है, इसको गड्ढे में डाल दिया। तो सर हम ट्रेनिंग में थे, जो भी काम देते थे हम करते थे। तो इस तरीके से जो फेज 1 था उनका, जिसमें पायलट प्लांट, फार्मेशन प्लांट था, फिर फेज 2 आया जिसमें MIC प्लांट, नक्सल प्लांट और सेविंग प्लांट लगा। तो फेज 2 के लिए अलग से ट्रीटमेंट के लिए था, को ट्रीटमेंट करने का, उसके लिए सोलर एवोपोरेशन पंप बनाए। इसके पहले जो कचरा जहर निकलता था वहाँ एक गड्ढा खोद के उसमें डंप किया जाता था और उसमें कास्टिक, सोडा और लाइमस्टोन डाल दिया। कोई लैंडिंग, कोई साइंटिफिक कोई तरीका नहीं था, सिंपल था। बाकी स्पिलेज होता था, बहा दिया जाता था, ऐसे बह के नाली मतलब रेले में नाले में जाता था, उसमें जानवर मरते थे तो उनको मुआवजा दे दिया जाता था। तो इस तरीके से ये 69 जब प्लांट जो इनका लगा उसी समय से जहर का फैलना शुरू हुआ। और सबसे ज़्यादा जो जहर इनके फेज 2 के प्लांट थे, जो कि कोई भी केमिकल को बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल यूज होते हैं, कई बाई प्रोडक्ट बनते हैं। तो मेन जो प्रोडक्ट है उसको निकाल दिया जाता है, बाकी बाई प्रोडक्ट को डिस्पोज आप करना पड़ता है। तो वो डिस्पोजल में हजारों मीट्रिक टन मटेरियल है जो नैप्थल प्लांट, MIC प्लांट और सेविंग प्लांट से निकला, जो सोलर एवोपोरेशन पंप में डंप किया गया। जहाँ इनका कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं था, सिंपल उसमें पानी मिला के उसको सर्कुलेट करते थे, ताकि इनका कहना था कि ऑक्सीजन वातावरण के लेके ऑक्सीडाइज होकर न्यूट्रलाइज हो जाता, जबकि ये कोई प्रक्रिया नहीं है। अमेरिका में इस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, वहाँ अलग प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है। तो यहाँ कचरे को ऐसे ही कि जिसको जो हजारों कचरा था इसको बाद में गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा सिक्योर लैंडफिल मतलब इकट्ठा करके उसको मिट्टी डाल के कवर अप करके रखा है। अभी भी उन तालाब में काफ़ी जहर पड़ा हुआ है जो बाहर है। तो जो फैक्ट्री के अंदर है वहाँ तो कई जगह तो ऐसा है, इतना अधिक मात्रा में जहर पड़ा हुआ है कि ऐसी गर्मी में वहाँ खड़े रहेंगे 5 मिनट भी तो चक्कर खा के गिर सकते आज भी। दूसरा, मरकरी वहाँ पर सेविंग प्लांट में यूज होता था, जो कि इनके ओरिजिनल प्रोसेस में नहीं था, मॉडिफिकेशन में इस्तेमाल किया था, सीलिंग किसी रोटी थी उसमें यूज होते तो काफ़ी इसमें जो कि गिरता था। आज 37 साल के बाद भी प्लांट की जो एरिया जहाँ थोड़ी सी खुदाई की जाए तो आप अपनी नेकेड आई से मरकरी देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा तैरता हुआ मरकरी आपको मिल रहा और मैं दिखा सकता हूँ। इसी तरीके से कई जो केमिकल हैं जिनका समय समय पे एजेंसियों ने वहाँ सैंपल लिए और उनकी जांच की। मैंने कई एजेंसी को सैंपल दिलाए वहाँ के अलग एरिए से, वो बताया कि इस एरिए में कौन सा केमिकल है, वही जांच कर पाया। तो नीरी द्वारा सन 88 में जब जांच की गई तो उन्होंने करीब 24 डंप एरिए से अलग अलग प्रकार के केमिकल मटेरियल यहाँ इकट्ठा किया और उनको एक वेयर हाउस में रखा और उनकी जांच। उन्होंने बताया कि इस डंप एरिया में कौन सा जगह है, ऐसे 24 डंप एरिए हैं।
इसके बाद में एक साइकिल सेट में कुछ मटेरियल रखा था, वो उठा के वेयर हाउस में रखा वहाँ पे, और फार्मेशन प्लांट का ऑफ ग्रेड मटेरियल वहाँ रखा है। कुछ बचा हुआ रहा मटेरियल वगैरह है, अल्फा फल वगैरह, और जो जमीन से खोदा गया लोडिंग में भर के रखा गया वो मटेरियल जो 337 टन के करीब में है। तो आज जो पूरी बात डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है, कोर्ट में केस चला, तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि ये मटेरियल को सिक्योर रखा हुआ है वेयर हाउस, उसको डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। कभी भी किसी भी एजेंसी ने एक कदम नहीं उठाया कि 1 किलो भी जमीन पे पड़ा हुआ टॉक्सिक वेस्ट नष्ट किया जा सके, क्लियर वो आज भी पड़ा हुआ है। उसमें नए कितने टाइप के केमिकल है जो उस फैक्ट्री में इस्तेमाल होते थे, आज पानी में वहाँ एक केमिकल पाया जाता है ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। ये अल्फा नेफ्थल प्लांट में एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता था लिक्विड फॉर्म। ये हजारों सैकड़ों टन में स्प्लेज हुआ, वहाँ बेकार बहाया गया जो आज जमीन के अंदर है। इसी तरीके से कई टॉक्सिक मटेरियल है, क्लोरीन के कंपाउंड है और MIC के ट्राइमर वगैरह है जो हाईली स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो कई ऑर्गेनिक कंपाउंड है बायोडिग्रेडेड हो जाते हैं, जमीन में मिलके वो डिस्ट्रॉय अपने आप हो जाते हैं, मगर ये जो हाईली स्टेबल कंपाउंड है ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, आज भी वहाँ पर है। आज भी वहाँ 91 में जब हमने देखा था एक हैंडपम्प में, तो क्लियर स्मेल आ रही थी उस पानी में। बाद में कुछ लोगों को बताया करा, थोड़ा आंदोलन हुआ, ये हुआ, तो हैंडपम्प बंद कर दिए गए क्योंकि उनमें जहर, मगर हैंडपम्प में जो जहर आ रहा था उसकी सफाई के लिए एक भी कदम आज तक नहीं उठाया। इसी तरीके से इतने सालों में 30-35 सालों में कितना वो जमीन के अंदर गया होगा और कितनी दूरी तक वो जहर गया होंगे, क्योंकि वो हाईली स्टेबल है, वो आज भी पाए जाएंगे। आज भी विदाउट किसी जांच के मैं आप हैंडपम्प का पानी सुन के बता सकता हूँ, जमीन की मिट्टी से बता सकता हूँ कि इसमें ये केमिकल है, क्योंकि हाईली स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आज भी पड़े हुए हैं। उस शेड में जो मटेरियल रखा, वेयर हाउस में रखा, वो सैंपल है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं भी करेंगे तो वो नुकसान नहीं कर जाएगा, क्योंकि वो सेफ रखा हुआ है, जगह कलेक्ट करके सैंपल रखा हुआ। बात होनी चाहिए जमीन के अंदर जो कंटामिनेशन हो रहा है, कंटिन्यूस कंटामिनेशन हो रहा है, जिससे स्लो पॉइजनिंग वहाँ के लोगों को जिस तरीके से भी वो इस्तेमाल करते हैं, पानी के या वातावरण हवा के गर्मी में जाता है, वो स्मेल को मतलब वो लेते हैं, या फिर कोई वनस्पति उस इलाके में उगती जहाँ कंटामिनेशन है तो वो ट्रांसफर होती है, क्योंकि ऐसा किसी भी तरीके का कोई मतलब वहाँ वो इंतजाम नहीं किया गया कि कंटामिनेटेड एरिया को बैन किया हो, बैरिकेड किया हो, बल्कि उल्टी कई बस्तियाँ बस गई हाईली कंटामिनेटेड एरिया में, जो फैक्ट्री के आसपास है जहाँ पहले बस्तियाँ नहीं थी, हाथी से पहले कुछ नहीं था। तो यदि अभी तक मैंने शायद गैसकान में इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी CBI को सहायता दी, मेरी अपनी मेहनत से पूरी सब जानकारी इकट्ठी करी अलग अलग इशूज से। वो भोपाल में इनसाइड स्टोरी एक बुक है जो 94 और 2004 में अमेरिका से और इंडिया से पब्लिश हुई, तो पूरी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है कि अब तक किस वजह से हुआ, क्या वजह थी और क्यों। अभी मेरे एक्सपीरियंस का, मेरे अनुभव का, यदि मंत्री जी या सरकारी कंसर्न जो अथॉरिटीज है जो